चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का 10th चैप्टर वर्क एंड एनर्जी के सभी टर्म को एक एक करके देखते हैं। देखिए, वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम इसको सिंपल टर्म समझते हैं कि जो हम काम करते हैं वो वर्क होता है। वर्क जो है साइंस के टर्म में अलग तरह से समझते हैं और रियल लाइफ में अलग तरह से समझते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई दीवाल है, इस दीवाल को अगर सुबह से शाम तक पुश कर रहे हो या कि डंडे से मार रहे हो तो सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो। भले से ये मूव करे चाहे ना मूव करे, लेकिन आप तो काम कर रहे हो ना। लेकिन साइंस के वर्क अगर आप सुबह से शाम तक इसको पुश कर रहे हो, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो साइंस के टर्म में ये वर्क नहीं है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में, अगर डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे, डेली के काम काज में, तो आप सुबह से शाम तक इस पे डंडा मारे हो चाहे धक्का दे रहे हो, भले से मूव करे चाहे ना मूव करे, आप तो कहोगे ना कि सुबह से शाम तक काम किया हूं, मुझे मजदूरी चाहिए। साइंस के टर्म में ऐसा नहीं होता है। साइंस के टर्म में क्या होता है, जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर फोर्स लगा रहे हैं, ये डिस्टेंस इतना मूव कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। वर्क जैसे हो रहा है, जो हम फोर्स लगाते हैं और जो डिस्टेंस मूव करता है, इसी को मल्टीपल को वर्क डन बोलते हैं। पीछे वाले केस में अगर दीवार को आप धक्का दे रहे हैं और दीवार टच से मस नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क नहीं होता है। साइंस के हिसाब से नहीं होता है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ से आप तो बोलेंगे ये तो वर्क हो रहा है। साइंस के हिसाब से क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो जो फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है, डिस्टेंस जितना मूव करता है, उसी को मल्टीपल को हम वर्क डन बोलते हैं। अब यहाँ पे नई चीज आएगी कि 1 जूल किसे बोलते हैं। अब देखिए, वर्क डन अभी मैं क्या बताया, फोर्स लगाते हैं और डिस्टेंस जो डी मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अब देखो, इसका यूनिट क्या होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। आर न्यूटन मीटर बोलते हैं, या फिर इसका एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। अगर आपसे कोई बोल देगा कि 1 जूल आप डिफाइन करो, कैसे करोगे? तो सिंपल है, जो आपका फार्मूला है उसी से करेंगे। अगर हम बोलेंगे कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है कितना? 1 मीटर। अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट 1 मीटर मूव कर रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 जूल। क्या बोलते हैं? 1 जूल। अगर हम व्हेन वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड ऑब्जेक्ट मूव ए डिस्टेंस थ्रू ए 1 मीटर, देन वर्क डन ऑफ 1 जूल इज हैव सेड टू बी डन। तो ये सिंपल है, ऐसे आप उसको फॉर्मूले से ही कोरिलेट करके कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि वर्क डन क्या होगा अगर इंक्लाइंड एंगल होगा। मान लीजिए कि किसी एंगल से 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे किसी इंक्लाइंड एंगल से आप फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वहां पे वर्क डन क्या होगा? तो वहां पे वर्क डन के लिए आपका सेम चीज, जैसे वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे एंगल आ गया है ना, तो यहाँ पे हम थीटा, जैसे एंगल थीटा को डिनोट करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉस थीटा। जैसे W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। सॉरी, वर्क डन इजकल टू फोर्स इंटू एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। अगर आप डिस्टेंस को आप अगर s से डिनोट कर रहे हो, तो उस केस में W इजकल टू एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अगर इंक्लाइंड एंगल है तो एफ एस कॉस थीटा चाहे एफ डी कॉस थीटा से हम इसको डिनोट करेंगे। अब बात यह है कि वर्क डन का नेचर कैसा होता है, किस किस तरीके से वर्क डन हम निकालते हैं। तो 3 तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला होता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कैसे होता है? जैसे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट इधर ही मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। क्या हुआ है? पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। लेकिन अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और इधर से फ्रिक्शनल फोर्स है और इधर से कोई और ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, मूव करना चाहिए इधर, लेकिन अगर इधर से कोई और एक आदमी फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट इधर न मूव करके उल्टे डायरेक्शन में मूव करे,
तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ और कुछ कोई मुझसे एक बड़ी मजबूत इंसान है और इधर से वो मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट नॉर्मल सी है, मेरा जो फोर्स कम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट, मैं तो मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ, लेकिन ये किधर जाएगा, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा फोर्स के। तो जब इधर मूव करेगा आपका ऑब्जेक्ट उल्टे डायरेक्शन में, उसी को हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। आगे देखिए, तीसरा केस होता है, देखो पहला हम पढ़े पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा पढ़े नेगेटिव वर्क डन, तीसरा है जीरो वर्क डन। जैसे अभी वर्क डन बताया था ना, जब एंगल होता है तो एफ डी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए, अगर कुली जो है अपने सर पे सामान को उठा के ले जा रहा है, लेकिन ये ऐसे हाथ पे उठाया है, तो यहाँ पे वर्क डन और डिस्टेंस के बीच में जो एंगल लग रहा है वो 90 डिग्री का लग रहा है। तो एफ डी और कास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन इजकल टू आपका 0। तो साइंस के टर्म में, जैसे आप तो ऐसे अगर उठा के लेके जाओगे हैवी वाटर का बोतल एक जगह से दूसरी जगह, तो बोलोगे मैं काम किया हूँ, लेकिन साइंस के हिसाब से आपका वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। कुली अगर सर पे सामान लेके जा रहा है तो साइंस के हिसाब से वहां पर वर्क डन 0 होता है, लेकिन आपके आपके लेकिन कुली तो बोलेगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो वर्क डन का नेचर डिपेंड करता है हमारे टर्म, हमारे हिसाब से और साइंस के हिसाब से। अब देखिए, एनर्जी किससे बोलेंगे, एनर्जी बहुत ही सिंपल वे में, जो हम काम करते हैं, जो हम काम करते हैं, कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, इतनी कैपेसिटी, हमारी औकात कितनी है, हमारी क्षमता की कितनी है काम करने की, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल लैंग्वेज में कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी किसे बोलते हैं, काम करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोले, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और वर्क डन क्या था, व्हेन यू अप्लाई ए फोर्स ऑन ए ऑब्जेक्ट and it move a particular distance, then product of force into distance is known as work done, and capacity to do work is known as energy। आगे देखिए, फिजिक्स में एनर्जी कई तरीके से होता है, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, आपका मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, एटॉमिक, और सारे तरीके होते हैं। लेकिन हमको बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है दो तरीके का होता है, एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर मान लो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा है, अगर एनर्जी मोशन के थ्रू आ रही है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कार मूव कर रही है, ये बॉल ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर मूवमेंट आ गया कहीं भी, अगर मूवमेंट आ गया, मूविंग कार हो गया, पर्सन वॉकिंग हो रहा है, किक कर रहा है, अगर मोशन आ गया, अगर मोशन के वजह से एनर्जी प्रोसेस हो रही है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का आप पढ़े हो कि मूवमेंट आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वेलोसिटी से, तो हम उसको डिनोट निकालते हैं हाफ एम वी स्क्वायर के हिसाब से। अब देखिए, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक इक्वेशन हम जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2a s। तो अगर s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a हो गया इजकल टू s, ये हुआ ना। तो s की वैल्यू हम लिख सकते हैं s इजकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2a, ऐसा लिख सकते हैं। फिर हम जानते हैं दूसरा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है ना। अब वर्क डन का डेफिनेशन हम पढ़े हैं अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में, देखिए पढ़े हम लोग, वर्क डन इजकल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्टेंस का होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ए से ए कट गया, अगर इनिशियल वेलोसिटी u इजकल टू 0 है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कर रहे हैं तो इनिशियली वो क्या होता है, 0 होती है, रेस्ट में होती है। तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 कर दो, तो मास इनटू और v स्क्वायर, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 2, तो ये क्या हो जाएगा m, और ये इंटू वी स्क्वायर अपान 2। मतलब हम बोल देंगे जो वर्क डन होता है, वर्क डन हो जाएगा
2 को बाहर निकाल दो, 1/2 और mv² हो जाएगा। इसी वर्क डन को हम लोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ऐसे हम इसको क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। आगे देखिए, दिया है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एनर्जी अगर हाइट के वजह से प्रोसेस होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है एक सर्टेन हाइट h पे है, तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी प्रोसेस कर रही है, तो ड्यू टू सर्टेन हाइट अगर प्रोसेस कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बोलेंगे इसमें एनर्जी प्रोसेस्ड ड्यू टू हाइट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पीछे वाले में क्या था, काइनेटिक एनर्जी में था। काइनेटिक एनर्जी में था कि अगर मोशन हो रहा है तो मोशन के केस में काइनेटिक एनर्जी हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, अगर एनर्जी हाइट के वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये हाइट है, यहाँ से इतना हाइट है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है। और इसको फेंक दिए हो, तो ऊपर से नीचे फेंक रहे हो तो ये मोशन में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ये हाइट पे है, तो हाइट पे अगर रखे हो तो ये पोटेंशियल हो गया, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा दिए तो मोशन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, इसको एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़े हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो तोड़ सकते हैं, यह बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाइट पे था, तो हाइट से ये पोटेंशियल एनर्जी से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बस यही है। एग्जाम्पल से देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं, तो ऊपर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी मोशन में नहीं तो जीरो है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऐड होके कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आएगा। जब ऊपर से नीचे गिराओगे बीच में है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइट कम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा क्योंकि मोशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो ये जो कांस्टेंट टर्म था यही ऐड करने पे आएगा। नीचे की तरफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, और आपका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एकदम ज्यादा यहाँ पे मोशन में रहेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यही चीजें हो जाएंगी। तो तीनों केस में चाहे यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे, काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी ऊपर, बीच में, चाहे नीचे, चाहे किसी भी पॉइंट पे आपका मैकेनिकल एनर्जी सेम होता है। और उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ये पेंडुलम के बॉब में भी कर सकते हो। जैसे बीच के केस में आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ रहेगा, जहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल काइनेटिक जो सम आएगा, यहाँ पे काइनेटिक पोटेंशियल का जो सम आएगा और काइनेटिक पोटेंशियल की जो सम आएगी, हर जगह क्या होगी, सेम होगी, एक ही होगी। अब देखिए, अब हम चैप्टर के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि पावर किसे बोलते हैं। जो हम काम करते हैं ना, जो हम काम करते हैं वो कितने टाइम में करते हैं, इसी को हम पावर बोलते हैं। पावर को बोलते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की रेट को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे पावर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखो, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी हो गया ना, यहाँ पे देखिए पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी। हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। चैप्टर का लास्ट टॉपिक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या हो गया। अब देखिए, जूल जो है, वर्क डन को हम डिनोट करते हैं जूल से, एनर्जी को भी हम, उसकी एसआई यूनिट जूल होती है। जूल जो है हर जगह मीजर नहीं कर सकते, जूल से हम लोग पावर को मीजर नहीं कर सकते हैं। तो पावर को मीजर करने के लिए हम किलोवाट आवर लाते हैं। अब देखो, किलोवाट आवर को हम कैसे डिनोट कर देंगे, किलोवाट आवर है ना। अब देखो, 1 किलो में कितना वाट हो जाएगा, जैसे किलोवाट है, किलोवाट, और 1 आवर है, 1 किलो में कितना वाट होगा, तो 1 किलो में 1000 वाट होगा। कितना होगा, 1000 वाट। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 सेकंड होता है। मतलब ये 1000 हो गया, और ये 3600, 36 हो गया, और डबल जीरो, मतलब 36
और 3 दो 5 जीरो हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे तो 3.6 लगाएंगे तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 10⁶ हो जाएगा और यही जूल हो जाएगा। मतलब 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो यही कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में इसी तरह सभी टर्म के एक्सप्लेनेशन के लिए साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।